शंघाई सहयोग संगठन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन में। उत्पत्ति, इसकी स्थापना 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। सदस्य ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 3 पर्यवेक्षक देश और 6 डायलॉग पार्टनर शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है। संरचना, राष्ट्राध्यक्षों की परिषद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था। सरकार के प्रमुखों की परिषद, दूसरी सर्वोच्च परिषद। 2 अस्थायी निकाय, बीजिंग चीन स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना, सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्र में सहयोग करना। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। विषय, टुवर्ड्स अ सिक्योर, यहाँ सिक्योर से आशय है नागरिकों की सुरक्षा। आर्थिक विकास, क्षेत्र से कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान। पर्यावरण संरक्षण, मतलब समझ रहे ना, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हो गया सिक्योर। ज्ञातव्य है कि 2018 की एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योर पद को प्रस्तुत किया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस शिखर सम्मेलन में एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की प्रभावी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया। एससीओ का महत्व, भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व, बहुगुटवाद और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के कारण इसका भू राजनीतिक महत्व है। यह भारत को विश्व में एक वैकल्पिक आर्थिक संरचना का हिस्सा बनने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, भारत क्षेत्र की सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर देता रहा है। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए 2005 में अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप एससीजी का गठन किया गया था। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा और शांति पर जोर दिया जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, यह भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों जैसे कि चीन के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, एससीओ निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तापी पाइपलाइन, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, चाबहार परियोजना आदि। क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करना, भारत ने एससीओ के तहत सहयोग के लिए निम्नलिखित 5 स्तंभों और फोकस क्षेत्रों का सृजन किया है।
स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल समावेशन, युवाओं को सशक्त बनाना, परंपरागत चिकित्सा तथा साझी बौद्ध विरासत। काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आतंकवाद रोधी प्रयासों को बढ़ावा देना, रैड्स के तहत खुफिया जानकारी साझा करने और संस्थागत सहयोग के माध्यम से भारत के आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करना। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटना, एससीओ देशों द्वारा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से उत्पादित होने वाली अफीम और हेरोइन की 80% आपूर्ति को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सामरिक खनिज संसाधनों तक पहुँच, एससीओ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यूरेनियम, किर्गिस्तान और हाइड्रोकार्बन तक भारत की पहुंच को बढ़ा सकता है। एससीओ के समक्ष चुनौतियां, सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे सदस्य देशों के बीच आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं और विश्वास की भी कमी बनी हुई है। इस संगठन में चीन की अत्यधिक सक्रियता इसकी शक्ति स्तंभों को असंतुलित कर रही है। रैड्स के बारे में, मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान। यह एससीओ चार्टर तथा आतंकवाद, अलगाववाद और जातिवाद से निपटने से संबंधित शंघाई कन्वेंशन के अनुरूप कार्य करता है। इसे 2001 में बिश्केक शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। यह अपने सदस्य देशों से आतंकवादियों एवं आतंकी संगठनों के डेटा का एक डेटाबेस रखता है। परिश्रम विरोधी समूह, परिश्रम विरोधी समूह, इस संगठन को लेकर यह धारणा बनी रहती है कि यह पश्चिम विरोधी गठबंधन है। इसके कारण व्यापक वैश्विक सहयोग के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। भारत के राष्ट्रीय हितों के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं। इस संदर्भ में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, को एससीओ का समर्थन भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालता है। BRI पहल भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। संरचनात्मक चुनौतियां, एससीओ चार्टर के अनुसार किसी भी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके कारण द्विपक्षीय स्तर पर विश्वास में कमी आती है। चीन रूस संबंधों का मजबूत होना, रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष ने अब चीन व रूस की दूरी को मजबूत कर दिया है। इस कारण चीनी आक्रामकता के प्रति भारत की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। आगे की राह, विकास के लिए बहुपक्षवाद का सहारा लेना। भारत को एससीओ की अध्यक्षता के दौरान सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए। साथ ही इस मंच का उपयोग संपूर्ण यूरेशिया की बेहतरी के लिए करना चाहिए। सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना, भारत नियम आधारित व्यवस्था के पतन को रोकने के लिए रूस एवं पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एससीओ के एजेंडे और प्रगतिशील कार्यक्रम को विकसित करने में अपने राजनयिक व कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है।
विदेश नीति की स्वायत्तता बनाए रखना। क्वाड, ब्रिक्स, सार्क, आसियान जैसे अलग अलग क्षेत्रीय समूह रणनीतिक गठबंधन के संतुलित विकल्प प्रदान करते हैं। रचनात्मक भूमिका। भारत को एक रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके एससीओ को असहमत की बजाय समझौतों का मंच बनाया जा सकता है। काला सागर अनाज समझौता सुर्खियों में क्यों? हाल ही में काला सागर अनाज समझौते से अलग हो गया है। हाल ही में रूस काला सागर अनाज समझौते से अलग हो गया है। अन्य संबंधित तथ्य। रूस का दावा है कि इस समझौते के तहत उससे किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। साथ ही उस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण उसे अभी भी अपने कृषि उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के अनुसार समझौते के बाद से यूक्रेन ने मुख्य रूप से उच्च एवं मध्यम आय वाले देशों को निर्यात किया है और गरीब देशों को केवल 3% ही निर्यात किया है। काला सागर अनाज समझौता क्या है? काला सागर अनाज समझौता जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मध्यस्थता की थी। यह समझौता खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि को रोकने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। गौरतलब है कि यह वृद्धि काला सागर के प्रभावी रूप से अवरुद्ध होने तथा इसके फलस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के कारण हुई थी। यह समझौता यूक्रेन के 3 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात चार्नोमार्स्क, ओडेसा और यजनी प्यूडेनी से यूक्रेनी निर्यात, विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारे का प्रावधान करता है। यह समझौता शुरुआत में 120 देशों की अवधि के लिए किया गया था। इसमें इसे बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प भी शामिल था। फिलहाल इसे 2 बार बढ़ाया गया है। समझौते के समाप्त होने के प्रभाव। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। रूस के निर्णय के कारण अनाज एवं तिलहन की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। ऐसी आशंका है कि इनमें आगे भी वृद्धि हो सकती है। यूक्रेन के किसानों पर प्रभाव। लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए किसानों को अपने उत्पाद रियायती दरों पर बेचना पड़ेगा। गरीबों पर असमान प्रभाव। विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि खाद्य असुरक्षा लगातार बदतर होती जा रही है। इससे विश्व भर में 828 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। अल्प विकसित देशों एडीसीज में असमान रूप से खाद्य असुरक्षा का खतरा मौजूद है। साथ ही कई देशों को जटिल और दीर्घकालिक मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में खाद्य तेल पर प्रभाव। भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सूरजमुखी और सोयाबीन तेल का आयात करता है। इस समझौते के निलंबन के बाद सूरजमुखी के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। उर्वरकों की कमी। उर्वरकों की कमी में और अधिक वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस विश्व में खनिज उर्वरकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। कुल वैश्विक स्रोतों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 14% है। आगे की राह। विवाद के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना और उसमें सुधार करना। रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को दर्शाया है।
वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। राष्ट्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए संज्ञानात्मक योजना निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एआई संचालित भावी विश्लेषण, उन्नत निगरानी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। संक्षिप्त सुर्खियाँ। स्मार्ट पावर। हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय समिति ने स्मार्ट पावर के बारे में अपने विचारों को साझा किया है। स्मार्ट पावर के बारे में अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री जोसेफ नी ने दो प्रकार की विशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया है, एक हार्ड पावर और दूसरा सॉफ्ट पावर। यदि कोई देश अपनी सैन्य क्षमताओं व आर्थिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश को प्रभावित करता है तो उसे हार्ड पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर किसी देश की ऐसी क्षमता है जो बिना किसी दबाव के दूसरों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि हार्ड और सॉफ्ट पावर के अलावा एक और प्रकार की पावर है जिसे स्मार्ट पावर कहते हैं। स्मार्ट पावर किसी देश की ऐसी क्षमता जिसमें हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों के ही तत्व शामिल होते हैं, या किसी देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी और कुशल भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए नॉर्वे रक्षा के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो में शामिल हो गया है। हालांकि नॉर्वे ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए विदेशी विकास सहायता और शांति मध्यस्थता पर आगे बढ़ने वाली नीतियों को विकसित किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत मौजूदा दौर में वैश्विक स्तर पर स्मार्ट पावर की भूमिका निभा रहा है। इसमें कूटनीति, अनुनय क्षमता निर्माण और शक्ति एवं प्रभाव का रणनीतिक उपयोग सामाजिक राजनीतिक वैधता के साथ लागत प्रभावी तरीकों से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी SCEP की स्थापना यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत शुरू की गई 2 ट्रैक संलग्नताओं में से एक के रूप में की गई थी। वर्ष 2030 एजेंडा की घोषणा 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी साझा लक्ष्यों की दिशा में होने वाली प्रगति में तेजी लाना है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग इस संलग्नता का दूसरा ट्रैक है। SCEP को सर्वप्रथम 2018 में रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। अमेरिका और भारत द्वारा जारी संयुक्त घोषणा के प्रमुख बिंदु संयुक्त राज्य भारत नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य साझा महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी ऊर्जा भंडारण कार्यबल का गठन किया गया है। साथ ही इसी दिशा में प्रयोग करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण में सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय एजेंसियों और अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी की शुरुआत की गई है। सेज की शुरुआत की गई है। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत में नेट जीरो शून्य उत्सर्जक गांवों को विकसित करने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इमर्जिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी स्तंभ के तहत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड कैप्चर को शामिल किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात इंडिया UAE, पहले ये देख लेता हूँ। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के स्तंभ, स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ, संधारणीय समृद्धि स्तंभ,
विद्युत और ऊर्जा क्षमता स्तंभ, जिम्मेदारी पूर्ण तेल एवं गैस स्तंभ, इमर्जिंग पहल एंड टेक्नोलॉजी स्तंभ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा के मुख्य बिंदु। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना है। LCSS निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में इनवॉइस जारी करने और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इससे INRAED विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेन देन की लागत और लेन देन निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी। इससे संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों से प्राप्त विप्रेषण भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। दोनों देश भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश अपने अपने घरेलू कार्ड्स स्विचेज रुपे स्विच और यूएई स्विच को जोड़ने पर भी सहमत हुए हैं। इससे घरेलू स्तर पर जारी कार्ड्स एक दूसरे के देशों में परस्पर स्वीकार किए जाएंगे और इन कार्ड्स के जरिए हुए लेन देन की प्रोसेसिंग भी संभव हो सकेगी। भारत के लिए यूएई का महत्व। यूएई 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। 2022 में भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2022 में यूएई ने भारत पहला देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत की स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को यूएई की मैसेजिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दोनों देशों में संबंधित वित्तीय मैसेजिंग को आसान बनाया जा सकेगा। दोनों देशों ने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह तंजानिया के बाद विदेश में आईआईटी का दूसरा परिसर होगा। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में संपन्न हुई। भारत ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की अब तक की पहली बैठक में भाग लिया है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। तब इसका संक्षिप्त नाम था बिस्टेक था। म्यांमार 1997, नेपाल 2004 और भूटान 2004 के इस संगठन में शामिल होने के बाद 2004 में इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया। बिम्स्टेक के संस्थापक सिद्धांत: संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता,
आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। यह भारत की विदेश नीतियों अर्थात नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे सदस्य देशों के सहयोग से स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र का बेहतर ढंग से विकास किया जा सकता है। इस समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती से मुक्त क्षेत्र बनाया जा सकता है। यह मंच भारत को क्षेत्र में चीनी निवेश को प्रतिसंतुलित करने के लिए रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। बिम्स्टेक से संबंधित चुनौतियां: आंतरिक आर्थिक एकीकरण का अभाव, खराब बुनियादी ढांचे के कारण व्यापार में बाधा आदि। बिम्स्टेक का महत्व: इस समूह की वैश्विक जनसंख्या में 22% की हिस्सेदारी है। इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद संयुक्त रूप से $2.7 ट्रिलियन का है। विश्व का 1/4 व्यापारिक माल हर साल बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। मुख्य फोकस क्षेत्र: व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप: भारत संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की थी। इस ग्रुप का गठन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तात्कालिक व महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों का समाधान करने तथा वैश्विक कार्रवाई के समन्वय के लिए किया गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की देखरेख चैंपियंस ग्रुप करता है। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख शामिल हैं। यह निर्णयकर्ताओं को सुभेद्य देशों की मदद के लिए समाधान खोजने और रणनीति विकसित करने में मदद करता है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और मिशन इनोवेशन: भारत ने 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय केम 14 और 8वीं मिशन इनोवेशन MI8 बैठक की मेज़बानी की। केम 14 और MI8 की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा को मिलकर आगे बढ़ना। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल केम के बारे में यह एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। यह वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है। सदस्यता: इसमें भारत सहित कुल 29 सदस्य देश हैं। अन्य प्रमुख तथ्य: केम के आपसी सहभागिता हेतु एक स्वतंत्र सचिवालय द्वारा समन्वय किया जाता है। इसकी मेजबानी पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा की जाती है। केम 3 प्रमुख स्तंभों के आधार पर कार्य करता है: केम मिनिस्ट्रियल, केम वर्क प्रोग्राम, केम सचिवालय। संबंधित स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय केम संबंधित जानकारी: यह एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है जिसका भारत भी एक सदस्य है। यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है। स्वच्छ ऊर्जा समुद्री हब: यह सभी क्षेत्रकों के लिए एक सार्वजनिक निजी मंच होगा। इनका
इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से होने वाले परिवहनों के लिए कम अथवा शून्य उत्सर्जन ईंधन का उत्पादन करने हेतु आवश्यक निवेश को जोखिम मुक्त बनाना। मिशन इनोवेशन, यह स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिए किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने वाली एक वैश्विक पहल है। इसका पहल चरण 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। मिशन इनोवेशन का दूसरा चरण 2.0 2021 में शुरू किया गया था। इसमें 23 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। मिशन इनोवेशन के अंतर्गत शामिल हैं स्वच्छ हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा संचालित भविष्य, शून्य उत्सर्जन पोत परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना। मिशन इनोवेशन 2.0 के तहत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में आरडी एंड अनुसंधान और विकास और प्रदर्शन के लिए वित्त पोषण अवसर घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया है। Comprehensive and Progressive Agreement for Pacific Partnership। यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP में शामिल होने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता है। वर्ष 2018 में 11 देशों के बीच इस समझौते पर सहमति बनी थी। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। CPTPP के सभी 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला 12वां सदस्य होगा। साथ ही इसकी स्थापना के बाद से इसमें सम्मिलित होने वाला यूरोप का पहला देश भी होगा। वर्ष 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद TPP की जगह CPTPP की स्थापना की गई थी। CPTPP का महत्व, यह विश्व के 500 मिलियन उपभोक्ताओं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13.5% का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापारिक समूह है। यह समूह पर्यावरण और श्रम अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये अधिकार विवाद समाधान द्वारा लागू किए जा सकते हैं। CPTPP सदस्य देशों के भीतर 98% वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क को समाप्त करता है और बाधाओं को कम करता है। भारत CPTPP का हिस्सा क्यों नहीं है? कृषि क्षेत्र में किसानों को लगातार, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सस्ते व सब्सिडी वाले निर्यात के कारण बाजार से बाहर होने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। यह भारत के जेनेरिक दवा बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। भारत का विनिर्माण क्षेत्र शुल्क मुक्त व्यवस्था में आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं है। CPTPP में शामिल होने से भारत को क्या लाभ हो सकते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक, टैरिफ कम होने से निर्यात कम खर्चीला हो जाएगा। इससे भारतीय व्यवसायों को हिंद प्रशांत बाजारों में कम लागत का प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। नए ग्राहकों तक पहुंच, जापान, मलेशिया और चिली सहित हिंद प्रशांत क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में नई तरजीही पहुंच संभव होगी। बाजार की पारदर्शिता और स्थिरता, CPTPP के भागीदार देशों के बाजारों में व्यापार करने के लिए भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा, पूर्वानुमान और पारदर्शिता प्राप्त हो सकेगी। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में शामिल हो गया है। ESSI में शामिल हो गए हैं।
ईएसएसआई का लक्ष्य नाटो की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय वायु व मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना। ऐसा यूरोपीय देशों द्वारा वायु रक्षा उपकरणों एवं मिसाइलों के साझा अधिग्रहण के माध्यम से किया जाएगा। पिछले वर्ष रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी ने इस पहल का नेतृत्व किया था। ईएसएसआई सदस्यों की संख्या 19 हो गई है। इनमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, नॉर्वे, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं। आर्कनेय द्वीप। आर्कनेय द्वीप समूह ने यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर नॉर्वे का एक स्वशासित राज्य क्षेत्र बनने की अपनी मंशा प्रकट की है। यह द्वीप स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह लगभग 70 छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिनमें से केवल 20 में ही मनुष्यों की बसावट है। 15वीं शताब्दी के अंत तक यह नॉर्वे और डेनमार्क के शासन के अधीन था। इसके बाद यह स्कॉटलैंड के अधीन आ गया था। इसमें यूनेस्को के 4 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं: स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ बोडगर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेननेस और मेसोवे चैम्बर्ड टॉम्ब। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह हालिया संस्करण NFHS 5 2019-21 पर आधारित है। अन्य संबंधित तथ्य: यह संस्करण दोनों सर्वेक्षणों NFHS 4 2015-16 और NFHS 5 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। यह नवंबर 2021 में प्रकाशित बेसलाइन रिपोर्ट का अगला भाग है। MPI के बारे में सरकार को गिर्ग पहल के तहत नीति आयोग MPI हेतु नोडल एजेंसी है। गिर्ग पहल कई सारे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अलकिरे-फोस्टर पद्धति या दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। AF पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव वंचन स्कोर भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ 33.33% के बराबर या उससे अधिक है तो उसे MPI निर्धन माना जाता है। राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक हेड काउंट रेशियो कितने व्यक्ति निर्धन हैं? जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः कुल जनसंख्या से बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को विभाजित करके निकाला जा सकता है। निर्धनता की व्यापकता, तीव्रता, निर्धनता का स्तर क्या है? इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। व्यापकता तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारित स्कोर को जोड़ा जाता है
और फिर इसे निर्धन लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता तीव्रता का गुणा करके एमपीआई मान निकाला जाता है। यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके अभाव वंचन के स्तर दोनों को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक। राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इनके अलावा इसमें 2 अन्य संकेतक मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े गए हैं। शब्दावली। बहुआयामी निर्धनता। यह मौद्रिक स्थिति से इतर वचन या अभाव के मापन का एक तरीका है। पारंपरिक निर्धनता का मापन मौद्रिक आय या उपभोग पहलुओं पर आधारित है। इसलिए यह समय है कि मौद्रिक आधार पर मापे जाने वाले गरीबी रेखा से बाहर निकलने के बावजूद कोई व्यक्ति अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह सकता है। सरल शब्दों में एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब कहलाएगा यदि वह एमपीआई के 10 अब 12 संकेतकों में से 1/3 या उससे अधिक से वंचित है। आयाम। स्वास्थ्य 1/3 12 संकेतक महाराज है। पोषण 1/6 कोई परिवार वंचित माना जाएगा। घर का एक भी सदस्य कुपोषित हो। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो। 0 से 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो। बाल एवं किशोर मृत्यु दर। बाल एवं किशोर मृत्यु दर 1 से 12 सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो। मातृ स्वास्थ्य दर। सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो। शिक्षा। स्कूली शिक्षा के वर्ष 1 से 6 परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हो। स्कूल अटेंडेंस। स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में जाना होना चाहिए। जीवन स्तर। कुकिंग फ्यूल। परिवार गोबर कृषिगत फसलों झाड़ियों लकड़ी चारकोल या कोयले से भोजन पकाता है। सैनिटेशन एक है कि परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके पास बेहतर सुविधा तो है लेकिन वह अन्य परिवारों के साथ साझा करता है। पेयजल 1 से 21 परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है या पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से कम 30 मिनट की दूरी पर मिलता हो।
विद्युत, घर में बिजली की सुविधा नहीं है। आवास, परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं है, नहीं हो, अर्थात फर्श प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई हो, और छत या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हैं। परिसंपत्ति, परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार, ट्रक आदि। बैंक खाता, परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को एमपीआई संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। निर्धनता हेड काउंट रेशियो एच में अप्रत्याशित गिरावट। यह 2015-16 के 24.85% से घटकर 19-21 में 14.26 हो गया है। 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद निर्धनता के स्तर में सर्वाधिक तीव्र गिरावट देखी गई है, जो लगभग 32.5% से घटकर 19.19% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में मौजूद निर्धनता के स्तर में भी कमी आई है, यह लगभग 8.5% से घटकर 5% हो गई है। गरीबी की व्यापकता तीव्रता में सुधार। यह 2015-16 के 47.14% से घटकर 2019-20 में 44.39% हो गया है। एमपीआई मान H/A में सुधार। यह 2015-16 के 0.117 से घटकर 2019-20 में 0.066 हो गया है। सभी 12 संकेतकों में सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय कमी देखी गई है। पोषण में सुधार। स्कूली शिक्षा के वर्षों, सैनिटेशन और खाना पकाने के ईंधन ने एमपीआई मान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत 2030 से काफ़ी पहले सतत विकास लक्ष्य 1.2 बहुआयामी निर्धनता को कम से कम आधा करना को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। राज्यों का प्रदर्शन। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता से प्रभावित आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। केरल में बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, जहां बहुआयामी निर्धनों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में बहुआयामी निर्धनता के अनुपात में तेज गिरावट देखी गई है। बिहार में निरपेक्ष रूप से एमपीआई मान में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल एमपीआई 2023, इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा जारी किया जाता है। एमपीआई वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। ग्लोबल एमपीआई 2023 के मुख्य बिंदु। 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 अरब लोग बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। वस्तु एवं सेवा कर सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जीएसटी @6 सरलीकृत कर समग्र विकास विजन के साथ छठा जीएसटी दिवस मनाया गया। जीएसटी के बारे में।
जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी संरचना। जीएसटी प्रणाली के तहत दोहरी संरचना को अपनाया गया है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी और राज्य जीएसटी एसजीएसटी शामिल है। इन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी भी लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत किया जाता है। हालांकि इस एकीकृत कर को गंतव्य राज्य के साथ साझा किया जाता है। जीएसटी परिषद जीएसटीसी यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर की दरों, छूट तथा राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेती है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों? एकल राष्ट्र बाजार की स्थापना के लिए, जटिल कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए, टैक्स कैस्केडिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए, कर संग्रह में तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, कर संग्रहण की उच्च लागत को कम करने के लिए। संपूर्ण देश में जीएसटी लागू करने का विचार पहली बार 2000 में प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रत्यक्ष करों पर गठित विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी का प्रभाव। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन। जीएसटी परिषद की बैठकें सहकारी संघवाद का उदाहरण बन गई हैं। इससे केंद्र और राज्यों के लिए विभिन्न जटिल मुद्दों पर वार्तालाप, चर्चाएं करना तथा समय पर निर्णय लेना आसान हुआ है। कर के बोझ में कमी। जीएसटी के तहत कर की दर कम होने से कई सामान्य उपयोग वाली वस्तुओं से संबंधित कर में गिरावट आई है। करदाताओं को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुए हैं। इसमें सुगम ऑनलाइन प्रक्रियाएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सुचारू प्रवाह और तीव्र रिफंड आदि शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ। यह कंपोजिशन स्कीम, वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न जैसे उपायों की सहायता से एमएसएमईज के अनुपालन बोझ को कम करता है। राजस्व संग्रह में वृद्धि। उच्च आर्थिक गतिविधियों और जीएसटी नियमों के पालन में वृद्धि के कारण पिछले 6 वर्षों में जीएसटी आधारित राजस्व संग्रह उल्लेखनीय तथा निरंतर वृद्धि हुई है। जून 2023 तक संग्रहित राजस्व जून 2022 की तुलना में 12% अधिक रहा है। राजस्व में वृद्धि कर उछाल। राज्यों के जीएसटी राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया है। जीएसटी के लागू होने से पहले इसकी दर 0.72 थी, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद इसकी दर 1.22 हो गई है। बाजार एकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अधिक आंतरिक व्यापार प्रवाह। व्यापार के लिए कर तटस्थ गंतव्य, मानक कराधान संरचना आदि की सहायता से बाजार एकीकरण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिला है। जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। प्रौद्योगिकी खामियाँ। जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिलिंग प्रणाली को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अभी तक इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हुई है। जीएसटी अपीली अधिकरण की अनुपस्थिति। ऐसी स्थिति में करदाताओं को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि जीएसटीएटीज
के लिए सक्षम कानूनी प्रावधान पेश किए गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी पूर्णतः कार्यात्मक बनाया जाना शेष है। करदाताओं के भरोसे में गिरावट। जीएसटी पंजीकरणों को मनमाने ढंग से रद्द करने और अपारदर्शी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही के खिलाफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में करदाताओं द्वारा भारी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके लिए जीएसटी कानून के कठोर कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया गया है। कर चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित दावे। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी फर्मों के खिलाफ हालिया अभियान में 304 सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 9,000 फर्जी जीएसटी पहचान संख्या, जीएसटी और 25,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी दावे शामिल हैं। जीएसटी में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम। सूचना साझाकरण। सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटी नेटवर्क जीएसटी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करना है। कर उछाल। यह राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा कर सुधार संबंधी प्रयासों के चलते कर राजस्व में आए परिवर्तन के बीच के संबंध को दर्शाता है। एक से अधिक कर उछाल यह दर्शाता है कि कर राजस्व राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में जीएसटी अधिनियम की धारा 158 भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अभियोजन और यहाँ तक कि मौजूदा किसी भी अन्य कानून के दायरे के अधीन आने वाली किसी भी जानकारी का खुलासा करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि। फील्ड अधिकारियों द्वारा किए जा रहे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से जीएसटी अनुपालन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इन डिजिटल उपकरणों में आईटीसी सत्यापन, ई-वे बिल सत्यापन और अद्वैत द्वारा कार्रवाई योग्य जानकारी आदि शामिल है। 2021 में शुरू किया गया अद्वैत अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना द्वारा है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। अप्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाने हेतु, करदाता आधार को बढ़ाने हेतु तथा डेटा संचालित कर नीति का समर्थन करने हेतु पंजीकरण मानदंडों को सख्त करना। जीएसटी अधिकारी मौजूदा और नए पंजीकरणकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं जियो टैगिंग शुरू करने की दिशा में प्रयासरत हैं। यह कदम जोखिमपूर्ण संस्थाओं अर्थात कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली इकाइयों के लिए उठाया जा रहा है। रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करना। इसका उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना है। जीएसटी को और अधिक परिष्कृत उन्नत बनाने की दिशा में आगे की राह। कर दरों का युक्तिकरण। यह अनुपालन में आसानी और रिफंड तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाधा रहित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन। कर दाखिल करने संबंधी अनुभवों को सरल बनाया जाना चाहिए तथा लीकेज को रोकने के लिए नियमों के पालन को कठोर किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग। ई रिटर्न, ई चालान, ई-वे बिल, आधार प्रमाणीकरण आदि की सहायता से प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ऑडिट, मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित करना। शमन, जांच और ऑडिट की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं
जारी की जानी चाहिए। कर नेटवर्क का विस्तार। शराब, पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जीएसटी नेटवर्क। जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसे करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। जीएसटीसी ने जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। अतः जीएसटीएन में 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा। इसे 50% शेयर केंद्र सरकार के पास और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग तथा कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। कर की दर। इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर। यह कर प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया गया है, चाहे उनमें कौशल स्किल की आवश्यकता हो या फिर वे संयोग पर आधारित हो। ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर आरोपण। भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनी को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा। इसे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। क्रियान्वयन। केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बाद इस नए कर के अक्टूबर 2023 में लागू होने की संभावना है। ऑनलाइन गेम्स के प्रकार। गेम ऑफ स्किल। ऐसा गेम जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है, न कि केवल संयोग पर। अब तक प्लेटफॉर्म के कमीशन, सेवा शुल्क या सकल गेमिंग राजस्व पर 18% जीएसटी लागू था। उदाहरण के लिए रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स जैसे ड्रीम 11, गेम ऑफ चांस, ये ऐसे गेम्स हैं जिनके रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स रेस के समान माना जाता है। अब तक इन गेम्स पर 28% जीएसटी लागू था। उदाहरण के लिए लूडो, पोकर, लॉटरी आदि। इसके अलावा दोनों प्रकार के गेम्स रिस्क, स्किल और चांस में जीत के बाद प्राप्त राशि पर 30% से अधिक का भुगतान करना होता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। राजस्व में वृद्धि। इस कदम से उद्योग के राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि कर लगाने से इस उद्योग का राजस्व वर्तमान के 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। नैतिक अवरोधक के रूप में कार्य। यह कदम युवाओं में गेमिंग की लत को बढ़ने से रोक सकता है।
गौरतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते ज़्यादातर मामलों में जन की और धन की हानि हुई है। यह गेमिंग उद्योग को विनियमित करेगा। इस कदम के उद्देश्य है गेमिंग उद्योग की कार्यप्रणाली को सरल बनाना, जटिलता को खत्म करना तथा पारदर्शिता लाना। नकारात्मक प्रभाव। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव। यह निर्णय पहले से निवेश किए गए $2.5 बिलियन के एफडीआई को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह निर्णय इस उद्योग में किसी अन्य भावी एफडीआई को खतरे में डाल सकता है। इसमें बिना लाइसेंस ऑफ ऑपरेटर्स में वृद्धि कर लीजिए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग। ऑनलाइन गेमिंग के तहत विभिन्न ऑनलाइन गेम्स की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जैसे मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, रियल टाइम स्ट्रेटजी या स्किल गेम्स। वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं। वर्तमान मूल्य। ऑनलाइन गेमिंग का वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग $2.6 बिलियन के करीब है। अनुमानित वृद्धि। ऐसा अनुमान है कि यह क्षेत्र अगले 5 वर्षों में लगभग 27% की CAGR से बढ़ेगा। यूजर बेस। भारत फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ लगभग 18 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। रोजगार। इसने 2022 में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। एफडीआई। वित्त वर्ष 2021-2022 तक इस क्षेत्र को एफडीआई के रूप में लगभग 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों? कराधान को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए, कम आयु में जुआ खेलने से रोकने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने वालों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कि तनाव, चिंता, अवसाद आदि से निपटने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए, प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, सामाजिक समस्याओं जैसे कि निम्न स्तरीय शैक्षिक प्रदर्शन, कम आयु के उपयोगकर्ताओं आदि को दूर करने के लिए, तकनीकी जोखिम जैसे साइबर हमलों का बढ़ना, द्वितीय धोखाधड़ी आदि के निवारण के लिए। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन से संबंधित चुनौतियां। क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधा। ऑनलाइन गेमिंग राज्य सूची का विषय है जुआ और सट्टेबाजी के तहत, जबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। अतः ऐसे में क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। नैतिक रुख बनाम राजस्व संग्रह संबंधी दुविधा। जहां एक तरफ गेमिंग उद्योग सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्रदान कर रहा है, वहीं ऑनलाइन गेम्स
की लत के कारण सैकड़ों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। जीवन से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही कई लोगों ने इस लत के कारण अपने जीवन भर की बचत खो दी है। प्लेयर्स के अधिकारों की सुरक्षा। जहां गेमिंग कंपनियां खेल में केवल मध्यवर्ती के रूप में ही कार्य करती हैं, वहीं प्लेयर्स की शिकायतों व सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस विनियामक ढांचा स्थापित नहीं करती हैं। कर सकती हैं। आगे की राह कानूनी स्पष्टता प्रदान करने और विनियमन की बहुलता को कम करने की आवश्यकता है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा एक मॉडल कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 248 के तहत अशिष्ट शक्तियों का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। किसी विशेष कंपनी, समूह या व्यक्तियों के पक्ष में कोड में बदलाव करने से रोकने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। कौशल और संयोग आधारित गेम्स स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। स्क्रीन टाइम आउट की शुरुआत करने, प्रति व्यक्ति गेम की संख्या निर्धारित करने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। घाटे की भरपाई के लिए गेम खेलते रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। विभिन्न प्लेटफॉर्म का एक प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली लेन देन की संख्या पर एक सीमा आरोपित की जा सकती है। इससे और अधिक आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। अब मुझे तगड़ी वाली नींद आ रही है, मैं इसलिए